आज का टॉपिक है मैरीटाइम लॉस। मैरीटाइम लॉस क्या होता है, मतलब समुद्र से रिलेटेड या ओशन से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं। ठीक है, जैसे लैंड है, कंट्री है, उसकी अपनी एक बाउंड्री होगी। ठीक है, कि यहाँ पे आने के लिए, एंटर करने के लिए अलग अलग लॉज हैं। ठीक है, एयर है, कोई कंट्री है, उसके ऊपर से अगर फ़्लाइट लेके जानी है तो किस एरिया से जा सकती है, किस हाइट तक जा सकती है। ठीक है, ये सब रूल्स होते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है, एयर रूट्स हो या फिर ओशन रूट हो, कहीं से भी हो, तो सबके अपने रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही हम ओशन के अगर हम लॉज की बात करें, टिश्यू, अगर हम ओशन के लॉज की बात करें तो उन्हें मैरीटाइम लॉज कहेंगे। ठीक है, इसमें अगर देखें तो सबसे पहले क्या थे, सबसे पहले मैरेल एब्राहम। ठीक है, ये टर्म करके सर्च कर सकते हैं अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। बट इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ सीज, मतलब ओशंस ना सबके हैं। ठीक है, पहले ऐसी भावना थी सबके अंदर कि ओशंस सबके हैं। ठीक है, हर कोई उनको यूज़ कर सकता है बिकॉज भगवान ने दिया है तो सबके हैं, नेचर ने दिया है तो सबको बिलोंग करते हैं ओशंस। बट प्रॉब्लम फिर क्या आई, सोचो उन कंट्री के बारे में जो लिटोरल कंट्री है। लिटोरल कंट्रीज़ कौन सी होती है, वो कंट्री जिनकी बाउंड्री जो होती है वो समुद्र से टच होती है, ओशन से टच होती है। ठीक है, उनको लिटोरल कंट्री कहते हैं। तो उन कंट्रीज़ का क्या, जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, कोई भी अच्छा अगर तुम कहो कि सारा सी जो है सबको बिलोंग करता है, तो सपोज़ यहाँ पे इंडिया है, इधर तो कोई भी शिप आएगा क्योंकि सब अलाउड है, सबको अलाउड है कि हाँ ओशन तो सबके हैं, तो वो तो कहीं पे भी आ जा सकते हैं। इधर यहाँ के शिप खड़ी कर लेंगे, कहेंगे कि ओशन तो सबके हैं, तो इधर आके शिप खड़ी कर ली। ठीक है, और यहाँ पे इधर नज़र रख रहे हैं, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक खतरा है एक कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए। ठीक है, एक कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए। सॉवरेनिटी क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होता है कि मतलब कोई कंट्री ना इंडिपेंडेंटली काम करे, वो अपने फैसलों के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं हो और दूसरों के फैसलों को इन्फ्लुएंस ना कर सके, मतलब कोई इंडिपेंडेंट रहे कंट्री। ठीक है, दूसरों पे निर्भर ना हो, तो उनको सॉवरेन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंट्री की उस सॉवरेनिटी को इफ़ेक्ट कर रही है, उसकी सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे चाइना का शिप जो है वो श्रीलंका के पास आया था, तब भी कितना डरे हुए थे कि, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसपास के एरिया को जो है उधर हैक कर सकते हैं, मतलब जान सकती है कि क्या चल रहा है उधर। तो ये थ्रेट्स जो थे वो लिटोरल कंट्रीज़ को फेस करने पड़ेंगे अगर हम इस फिलॉसफी के साथ चले कि मैरेल इब्राहिम की फ्रीडम ऑफ सीज़ है, सबके हैं सीज़, तो ये प्रॉब्लम आएगी और एक कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, ठीक है, वो खतरे में पड़ेगा। प्लस सिक्योरिटी जो है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी, कोई भी आएगा बम फोड़ के चला जाएगा। तो कॉलोनियल टाइम पे भी ये फील हुई। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रेंच, ये सब। तो उसके बाद क्या हुआ था, कैनन शॉट लॉ आया। इसमें क्या था कि जैसे ही कोस्ट है, यहाँ पे तोप रखी, ठीक है, और यहाँ से छोड़ दी, तो जितनी दूर तक जाएगी ना, उतना वो ओशन का उतना पार्ट उस कंट्री को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कैनन शॉट लॉ में क्या है, टेरिटरी, जितनी टेरिटरी तक पहुँचेगी एक कैनन जो तुमने तोप रखी हो, जितनी टेरिटरी तक जाएगी पानी का उतना हिस्सा तुम्हें बिलोंग करेगा। और ये जनरली होती थी 3 नॉटिकल माइल्स। देखो जब समुद्र में दूरी को मेजर करते हैं ना ओशन में, तो नॉटिकल वर्ड यूज़ करते हैं, नॉटिकल माइल। ठीक है, तो 3 नॉटिकल माइल जो है वो इतना जाते थे, तो 3 माइल्स बिकेम अनसेड रूल, मतलब ऐसे ही फिर धारणा बन गई कि हाँ 3 माइल तक एरिया होगा किसी भी कंट्री का। तो ये चीज़ थी। बट ये भी सही नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। ठीक है, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ये डिसाइड किया गया कि भैया ओशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली लिटोरल कंट्रीज़ के लिए। तो ठीक है, तो सिक्योरिटी, उनकी सॉवरेनिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई स्टैंडर्ड लॉ होना चाहिए जो ये बताए कि ओशन कितना कितना ओशन एक कंट्री के कंट्रोल में और कितना ओशन सबका है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है। यूएन ने जो है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूएन बना, फिर यूएन ने क्या बनाया, वो चाहता था कि फ्रीडम, एक कंट्री का फ्रीडम, उसकी सॉवरेनिटी, अच्छा कंट्री नहीं, लोगों, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनका फ्रीडम कि वो ओशन को यूज़ कर पाए और एक कंट्री की भी सॉवरेनिटी इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इन सबको बैलेंस बनाने के लिए यूएन ने 1982 में क्या लेके आए, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है किस पे, लॉज ऑफ द सीज पे, लॉज ऑफ सीज पे। कब आई थी, 1982 में। लेकिन इसको एक्सेप्ट करते 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 इतना टाइम लग गया कि ये कब फोर्स में आई, 1994 में आई। ठीक है, हो गया।
मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें मैरीटाइम लॉज हैं तो वो यूएन क्लॉज की बॉडी हैंडल करेगी। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं तो यूएनएफसीसी करके एक बॉडी बना रखी है, यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कॉम्बैट क्लाइमेट करके कुछ है, ठीक है। यही जो है वो फिर मीटिंग्स बुलाएगी या क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन करेगी। जैसे अभी COP27 इसने करी थी, अब 28वीं बार COP28 होएगी अब दुबई में। जैसे अगर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काम करना है तो यूएन की CBD करके है, ये क्या है, कॉम्बैक्ट बायोडाइवर्सिटी कुछ करके, डिजर्टिफिकेशन सबको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसकी भी COP15 मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, 15 हो चुके हैं। तो सब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बॉडीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। क्लाइमेट के लिए UNFCCC होगी, अलग अलग चीज़ होती है। तो ऐसे ही मैरीटाइम लॉज को डील करने के लिए यूएन क्लॉज नाम की एक अलग से बॉडी बना दी, और ये 1982 में बनी थी, बट ये इसकी मतलब पावर में कब आई, काम कब करने लगी, 1994 में। इसके बारे में अगर ब्रीफ में देखें तो कब बनी, ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसके बारे में सोचा गया कि हाँ ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हुई क्योंकि एक दिन में बनते नहीं है इंटरनेशनल लॉज, स्पेशली ओशन के बारे में, इतनी बड़ी खजाना है रिसोर्सेज का, उन सब के बारे में, तो काफ़ी टाइम लगा और फाइनली 1994 में ये फोर्स में आ गया, ठीक है। इसके कुछ की गाइडलाइंस हैं, क्या क्या ये कहता है। एक ये बताएगा कि किसी भी कंट्री है, कोई भी लिटोरल स्टेट है स्पेशली, उसकी टेरिटरी कहाँ तक होगी। फिर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो कहाँ तक होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कहाँ थी मैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहाँ, ये आगे समझ आ जाएंगे टर्म्स क्या हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होगा वो बताएगा। अच्छा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ना जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको कंट्री एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ले सकते हैं सब कुछ, लेकिन इसकी परमिशन लेनी पड़ती है IS से। एक नई बॉडी क्रिएट कर दिया इसका, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल लेवल पे एक सी बेड अथॉरिटी है, इससे परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे इंडिया को रिसेंटली परमिशन जो है उसको एक्सटेंड कर दी गई है कि इंडिया फर्दर मतलब और भी आगे आने वाले कुछ साल तक कर सकता है। इसमें आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ना, जो वो इससे बातचीत करती है और तब डिसाइड होता है कि ठीक है 20 साल और तुम अपना इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं, मेटल्स वगैरह ओशन से, वो निकाल लो, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ना वो परमिशन देती है। रूल्स किसने बनाए, यूएन क्लोज। पार्टीज किसका पार्ट है, यूएन क्लोज। और इन सबको अगर परमिशन चाहिए इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की, तो वो देती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये सब कौन बना रहा है, यूएन। इसका हेडक्वार्टर है जमाइका, ठीक है। उसके बाद और क्या करती है ये, ठीक है। अब देखो ये तो बता दिया कि हाँ ओशन का कितने एरिया तक यूज़ कर सकते हो तुम, उसकी टेरिटरी क्या क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है। अब क्या आता है कि उसको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो मैराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी, वो भी इसकी गाइडलाइंस में शामिल होता है। उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये तो लगभग हर बॉडी का पार्ट होता है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है। जैसे कहाँ थी मैं, जैसे अच्छा ये थी मैं, यहाँ थी कि हर बॉडी की अपनी जो होती है ना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है। वही है कि अगर जितने भी मेंबर कंट्रीज उनमें आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको उन जो डिस्प्यूट होगा उसको रिजोल्व करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो सबका होता है। जैसे फेमस जैसे इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसका भी अपना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी है, UN का भी, सबका होता है, ठीक है। कहाँ तक पानी यूज़ करेंगे, प्रोटेक्ट भी करो उस पानी को, गार्बेज डंप मत करो, पॉल्यूशन मत फैलाओ, और अगर तुम में झगड़ा हो रहा है तो उसको रिजोल्व करने का मैकेनिज्म भी है। तो ये UN क्लॉज की कुछ की फीचर्स हैं, की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसमें कुछ डिटेल में पढ़ना हो तो भरी पड़ी है पॉइंट्स। उसके बाद फिर ब्रॉडली इसमें क्या आता है, कैसे बाउंड्री डिसाइड करी जाती है। अच्छा, इसमें कौन कर रहा है, हर कंट्री की अपनी एक हाइड्रोग्राफिक बॉडी होगी, तो इंडिया में है जैसे नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस करके। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक हायरार्की होती है बस। मिनिस्ट्री होती है सबसे ऊपर, तो मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री से नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिस होते हैं, ठीक है। बस ऐसे ही आपको बतानी चाहिए।
तो इंडिया में भी है अपनी एक बॉडी जो इन सब की चार्टिंग करती है कि अच्छा यहाँ से यहाँ इंडिया की ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, ऐसे करके। तो इसमें कौन कौन से जोन होंगे, इन बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन जोनेशन ऑफ ओशंस, ठीक है, क्योंकि ये है तो पॉलिटिकल पर्पज से, कौन सा रिलीजियस पर्पज से खींची गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेस लाइन वर्ड पता होना चाहिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री है, ऐसे है, ठीक है, ऐसी उसकी कोई कोस्ट लाइन है, तो क्या होता है, एक जो जितने भी छोटे कटे फटे जो एरिया है ना, उनको मिला के बाहर से एक आउटलाइन, ऐसे एक मेन लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। ये है इसकी बेस लाइन। बेस लाइन मतलब जितनी भी अब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इस लाइन से करेंगे, बट ये कटा फटा, यहाँ से करते तो वो ज़्यादा आता, यहाँ से करते तो वो कम आता, तो इसलिए उसको बराबर करने के लिए एक बेस लाइन बना ले। और वो कैसे बना ले, जहाँ से भी कटा फटा है ना, वो सबसे बाहरी वाला पॉइंट है उनको मिला दो, एक बेस लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे इंडिया के केस में है, इंडिया भी ऐसे कटा फटा है, ठीक है, इंडिया कटा फटा है, तो मेन बाहर से एक लाइन खींच ली, ठीक है, लाइन दिख रही है ये वाली, ये एक लाइन खींच ली। ये क्या है, एक बेस लाइन, मतलब हम जितनी भी डिस्टेंस अब डिसाइड करेंगे, 12 नॉटिकल माइल जाना है, इतनी दूर जाना है, इतनी दूर जाना, वो सब किससे, इस बेस लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर हम ये भी कंसीडर कर लेते तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर यहाँ से मैं कह रही हूँ इतनी दूर चलो तो कम चलना पड़ेगा यहाँ तक, बट अगर मैं यहाँ इस वाले पॉइंट से कह रही हूँ तो इसको तो यहाँ तक आगे तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बस एक कॉमन लाइन बना लेते हैं, तो ये बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन के अंदर जितना पानी घुस गया ना, जितना भी भर गया, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनलैंड वाटर, ठीक है, ये होता है इनलैंड वाटर। तो इंडिया का इनलैंड वाटर होगा ये, बेस लाइन के इनसाइड जितना पानी होगा वो इनलैंड वाटर होगा। और एक चीज़ इसमें क्या खासियत होती है कि यहाँ पे 100% सॉवरेनिटी किसकी होती है, 100% जो सॉवरेनिटी होती है वो इंडिया की होगी, मतलब उसी कंट्री की होगी, उसी लिटोरल कंट्री की होगी। जैसे जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी लॉज होंगे, सब कुछ इंडिया के चलेंगे, किसी और कंट्री का यहाँ पे कोई वो नहीं चलेगा। मतलब इंडिया की अगर ये है इनलैंड वाटर है तो इंडिया की चलेगी, यूएसए का तो यूएसए की चलेगी। उसके बाद क्या, इसके इस बेस लाइन के, ठीक है, अब बेस लाइन खींच ली। अब इस बेस लाइन से कितनी दूर चलना है, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, और एक नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.85 किलोमीटर होता है। तो जब हम इसके 12 नॉटिकल माइल दूर जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इनलैंड वाटर, सॉरी टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। कहाँ तक होती है, बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल तक। यहाँ की भी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे भी 100% सॉवरेनिटी किसकी है, इंडिया की होती है, ठीक है, सारे इंडियन लॉज यहाँ एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद क्या आता है, कैटेगरी 3, इसमें इसको हॉट पर्सुएट जोन बोलते हैं या फिर कंटीजियस जोन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेड सॉवरेनिटी होती है इंडिया के सारे रूल्स नहीं चलते, सिर्फ जो जैसे कस्टम से, एक्साइज से रिलेटेड, ठीक है, मतलब यहाँ तुम शिप एंटर करोगे तो तुम्हें चार्जेस देने पड़ेंगे, इस टाइप के रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल है, हर रूल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड सॉवरेनिटी होती है यहाँ पे, ठीक है, वो इनके रूल्स में होती है कि कितनी चलेगी एक देश की, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कोई इलीगल मनी जो है वो लेके जा रहा है तो उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, स्मगलिंग वगैरह हो रही है तो उसको देख सकते हैं, ठीक है, इन पे हमारा चलेगा। उसके बाद आता है, अच्छा ये मैंने बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक है, बेस लाइन के, जो बेस लाइन के अंदर फंस गया वो तो क्या है, इनलैंड वाटर। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल चलूँ तो ये क्या है, हमारा टेरिटोरियल वाटर। और इससे फर्दर अगर मैं 12, ये आगे वाला जो 12 है इसको बोल रहे हैं कंटीग्यूअस या फिर हॉट पर्सुएट जोन। और अगर मैं इस बेस लाइन से लेके 200 माइल तक चलूँ इस पूरे एरिया का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहाँ पे है, सिर्फ किसके पास होगा, लिटोरल कंट्रीज़ के पास। क्या करते हैं यहाँ पे, नाम से ही पता चलता है कि इकोनॉमिक जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन पे एक्सक्लूसिवली उसी कंट्री का राइट है। एक्सक्लूसिव होता है केवल जो लिटोरल कंट्री ना उसी के हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर कोई मेटल मिल रहा है, चाहे ज्वेलरी, मतलब कुछ भी मिल रहा है इधर, कोई मेटल, कोई भी मिनरल्स मिल रहे हैं, वो सब उस कंट्री को बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होंगे उस जोन के वो एक्सक्लूसिवली उस लिटोरल कंट्री के होंगे, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहता है। और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। यहाँ पे ना उसी कंट्री के लोग भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट कुछ कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो दूसरी कंट्रीज़ को कह सकते हैं। जैसे ONGC इंडिया की है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी करके कुछ है ये, इसकी एक ब्रांच है, विदेश लिमिटेड, ONGC
विदेश लिमिटेड, ऐसे पूरा नाम है ONGC विदेश लिमिटेड करके शायद कुछ है। तो वो जो है ना, वो फ़ॉरेन में अगर कोई कंट्री चाहती है ना कि उसकी रिसोर्सेज को हम निकालें, तो उनकी मदद करते हैं। जैसे वियतनाम ने क्या कह रखा है कि जो उनके सी वाटर में जितने भी रिसोर्सेज ऑयल वगैरह है उसको तुम निकाल दो, तो वहाँ पे ये जाती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कहो कि वो क्यों निकाल रही है, तो वो सिर्फ उन कंट्रीज़ के बिहाफ पे निकाल रही है, हम उस रिसोर्सेज को अपना नहीं बना के नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो सारे उसी कंट्री के रिसोर्सेज है, बट अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है तो दूसरों से निकलवा सकती है, ठीक है। बट वो उसी को बिलोंग करेंगे, उस कंट्री के ही होंगे वो रिसोर्सेज। फिर उसके बाद इसके बाद का जितना पानी बच गया ना इधर का, ये जितना बच गया, इसको वर्ड देते हैं हम हाई सीज़ बोलते हैं इसको। मतलब अंदर का जो गहरा सीज़ बच गया ना, जो सबको बिलोंग करता है, मतलब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे का जितना पानी है वो सब यही है, अगर वो किसी और कंट्री की टेरिटरी में नहीं आ रहा। और ये बिलोंग करते हैं ह्यूमैनिटी, मतलब ये सबके हैं। और इसका ध्यान कौन करेगा, कोई एक कंट्री तो करेगी नहीं, तो पूरी जो UN ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, ठीक है। ये सब हो गए, कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत ईजी है। ये ब्रॉडली ऐसे समझा रखा है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा दिया, बट ब्रॉडली ऐसे होता है इसमें। जैसे ये लैंड बाउंड्री है, यहाँ से मैंने एक बेस लाइन खींच दी, बेस लाइन के अंदर जितना वाटर है उसको इनलैंड वाटर कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल जोन, फिर अगले वाला 12 नॉटिकल माइल कंटिग्यूअस जोन, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो 200 नॉटिकल माइल है ये एक्सक्लूसिव जोन, और ये बाकी वाला जितना भी बचा है पानी ये हाई सीज़ है। यहाँ पे 100% सॉवरेनिटी है, यहाँ पे भी 100% सॉवरेनिटी है, उसी कंट्री की चलेगी। और यहाँ पे जो है थोड़ी लिमिटेड सॉवरेनिटी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 200 तक कंट्री की 100% सॉवरेनिटी तो नहीं है, बट इकोनॉमिक रिसोर्सेज में लेके उसी कंट्री की है, सारे रिसोर्सेज उसी के हैं, वहाँ फिर चाहे कुछ निकले, ठीक है। तो ये है। उसके बाद कुछ और एस्पेक्ट्स, जैसे आर्किपेलेजिक क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं होते, जैसे अंडमान, बहुत सारे अंडमान एक आइलैंड थोड़ी है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, निकोबार है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को एक वर्ड बोल देता है आर्किपेलगो, ठीक है। तो आर्किपेलगो अगर यहाँ से कोई शिप अगर उसको जाना है तो उसके लिए भी तो रूल्स होंगे ना, तो उन रूल्स भी बनाए जाते हैं मैरीटाइम लॉज के अंदर ही। तो सी लेन्स बना दी जाती है कि अगर कोई कंट्री जाएगी तो इस जगह से ही जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इमेजिनरी सी लाइन्स होती हैं जो कि आर्किपेलगो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आसपास से अगर जाना है तो वहाँ पे भी एक अलग से सी लाइन्स ड्रॉ कर दी जाती हैं, जैसे किसी भी कंट्री की होती है। जैसे इंडिया की है तो इधर 12 तक ये है टेरिटोरियल, 12 तक कंटिग्यूअस, और ये पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिज्म। ऐसे ही आइलैंड्स के लिए भी है। आइलैंड्स मतलब एक नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्किपेलगो के लिए करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आर्किपेलेजिक सी लेन्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आसपास से ही जाना है तो उसके लिए भी रूल्स होता है। फिर उसके बाद आता है, अच्छा लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ का क्या होगा, जैसे नेपाल है, भूटान है, इनके तो ये तो सी से टच नहीं करते, क्या इनको कभी सी से रास्ते से अगर जाना पड़ा तो ये नहीं जा पाएंगे? जा सकते हैं। ये कंट्रीज़ से जो लिटोरल कंट्री है उससे पूछ सकते हैं। जैसे नेपाल जो है वो इंडिया से पूछ सकता है कि मुझे सामान भेजना, आप भेज दोगे अपने समुद्र के रास्ते से, तो भेजा जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी राइट टू एक्सेस टू सी होता है। बस शर्त है कि वो कुछ ढंग का भेजे, पता चले हथियार भेजना, कुछ ऐसा भेज रहे हैं जो इंडिया के लिए सही नहीं है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी इसकी। प्रॉब्लम्स में क्या है, ओवरलैप हो जाता है। अब सपोज़ यहाँ पे इंडिया है, इधर श्रीलंका है, ठीक है, इधर इंडिया के इधर श्रीलंका है। तो जो एडजेसेंट कंट्रीज़ होती हैं ना, उनकी बाउंड्रीज डेलिनेट करने में कई बार क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। डेलिनेट करने में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे आई थिंक पेरू का था, सपोज क्या बन गया, ये पेरू है और ये चिली है। पेरू कहता है मैं इधर से लेके इधर मैं हूँ, ठीक है, और चिली कहता है कि इधर से लेके इतना मैं हूँ। तो अब पेरू तो कहता है कि यहाँ वाला एरिया भी मेरा, और चिली कहता है कि मैं अपनी के हिसाब से ऐसे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इशू आ रहा है तो फिर जैसे सॉल्व करने के लिए क्या किया था, इसकी एक मिड लाइन निकाल दी, और यहाँ पे पेरू का एरिया होगा, और इधर जो है वो चिली का एरिया होगा, और फिर यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल, 12 और 200 इधर हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके डिसाइड कर दिया गया। डेलिनिएशन में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ऐसे है ना कि जैसे सपोज़ ये कंट्री है, वो इतनी कंट्री है, अब वो ऐसे भी लाइन ले जा सकते हैं और वो चाहे तो ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ दिक्कत आती है कि अगर ऊपर वाली कंट्री मानते हैं कि मेरी तो ऐसे जाएगी, तो उसके हिसाब से, ठीक
है, डेलिनेशन में दिक्कत आ रही है, ओवरलैपिंग की सिचुएशन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन इशू सबसे बड़ा होता है। कोई भी लॉ बेकार होता है अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो पाए, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना क्या करता है, तुमने सुना होगा, सॉरी, ठीक है। सपोज़ यहाँ चाइना है, तो चाइना क्या है, जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, इधर उसने 9 डैश बना रखी है, 9 ऐसे डैश, कि वो सारा यहाँ का जितना भी एरिया है वो किसको बिलोंग करता है, वो चाइना को करता है, कि उसके अंदर आने वाला सारा एरिया उसका है साउथ चाइना सी में। तो चाइना जो है मेंबर है यूएन क्लोज का, बट वो मानता नहीं है, ठीक है। उसके लिए सब कुछ उसी का है, ठीक है। तो सी के साथ वो अपनी जो आसपास जो नेबर आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इधर जापान है, इधर पार्सेल्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फिलीपींस के आइलैंड्स हैं, बहुत सारे हैं, कुछ फेमस हुए थे, स्प्राटले, पार्सल, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनके साथ इसकी बस्ती रहती है। मतलब इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन से इशू आते हैं। कंट्रीज़ जैसे चाइना है, चाइना क्या होती है, वो 9 डैश लाइन का इशू जो चलाती है, कि नेबरिंग कंट्रीज़, जो नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ इशू चलाती है, वो सबको क्लेम करता है कि सारा एरिया मेरा है, साउथ चाइना सी के पीछे पड़ा हो कि सारा मेरा है। वो इन लॉज की एक तरीके से अगेंस्ट जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये विजिबल नहीं होते ग्राउंड पे। फॉर एग्जांपल अब क्या होता है, कई तो कंट्री ऐसे करते हैं कि जहाँ उनकी बाउंड्री होती है वहाँ कुछ फ्लोटिंग चीज़ें डाल दी, बट वो हर जगह तो नहीं हो सकती ना, हर जगह तो अफोर्डेबल नहीं, और कहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो पता नहीं चलता है कि समुद्र में बाउंड्री है कहाँ, कब तुम क्रॉस कर जाओ किसी और की टेरिटरी में घुस जाओ, तो वहाँ पे फिर तुम्हें फिर जेल हो जाती है। जैसे मेनली इसके शिकार कौन होता है, जो फिशरमैन होते हैं, ठीक है। फिशरमैन वगैरह होते हैं ना, वो बोट में कई बार एक्सीड कर जाते हैं, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे बाउंड्री जो हमारे देश की ख़त्म होगी दूसरे देश की शुरू हो जाती है, तो वो फिर उनको जेल होती है और उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जैसे पाकिस्तान के साथ है हमारा, लिस्ट बताते हैं उनको, साल में 1-2 बार शायद एक्सचेंज होती है लिस्ट की, हमने इतने फिशरमैन्स हमारे यहाँ आए हैं, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये था मैरीटाइम लॉस कि जो ओशंस हैं वो सबके हैं, बट लिटोरल कंट्रीज़ की सिक्योरिटी और कुल मार के इतना है, इनको एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। और उसके लिए एक तरीके से स्टैंडर्ड इन्होंने अपना रूल्स बना दिए कि इतना एरिया जो है हम है, बट कुछ कंट्रीज़ तो मानती ही नहीं है, उनको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। बाकी ओशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जिन कंट्रीज़ की बाउंड्री है वहाँ पे भले ही सिक्योरिटी इश्यूज़ के चैलेंजेस आते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है, शिप से ट्रेड करना हो और रिसोर्सेज वगैरह, तो बहुत अच्छा रहता है, क्या ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो इतना ही है।